अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। एक तो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी जो सामने आई है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इमरान खान के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NRO मांगा है। NROs को हम इसलिए कह रहे हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के माबैन कोई मुज़ाकराती अमल इमरान खान के दौर में शुरू होता था तो इमरान खान तो यही कहते थे जी कि हमसे NRO मांग रहे हैं। तो उसी डेफिनेशन के ऊपर अगर चला जाए तो यहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए NRO मांग रही है। लेकिन एक मुतालबा इमरान खान का मंजूर भी किया गया है, वो क्या है उस पर बात करेंगे। और दूसरा एक बड़ा अहम मामला था जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाद में ख़ासी आवाज़ भी उठाई, PTI पे तनकीद भी हुई, बिलखसूस उन नाक़दीन में या तनकीद करने वालों में मेरे जैसे भी कुछ सहाफ़ी थे जिनका ये मौक़िफ़ रहा था कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है डी चौक के हवाले से जो 26 नवंबर को जो वाक़या हुआ तो उस मामले के ऊपर आपको पब्लिकली उसको ऊपर बात करनी चाहिए, उसको रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहिए। तो वो मामला उस पर बातचीत खासी डिस्कशन होती रही। कभी 200 कुछ कारकुनों की हलाकत की बात की गई, कभी 100 की फ़िगर आई, कभी हर PTI के जो रहनुमा हैं वो अपनी अपनी अदाद शुमार जो है वो देते रहे हैं। तो ये मामला फिर कोर्ट में भी गया था। और लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जब ये अदालत में ये मामला आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कंप्लेंट फ़ाइल की थी बैरिस्टर गौहर ने, वो कंप्लेनेंट ही वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये बहुत अहम मामला है कि इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर संजीदगी नहीं दिखा रही तो क्या महज उनका मकसद सिर्फ पॉलिटिक्स ही करना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक तो आपको बताएं कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक इस हवाले से एक मुज़ाकरात हुए हैं, मुज़ाकराती अमल की जो पहली नशिस्त है और इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से एक तो ये कहा गया है कि अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीरी तौर के ऊपर अपने मुज़ाकरात जो हैं और शराइत पेश करेगी ताकि उन दस्तावेज़ात, उन लिखे हुए मुतालबात की रोशनी में जो मुज़ाकराती अमल है उसको आगे बढ़ाया जाए। आइंदा का इजलास जो है वो 2 जनवरी को बुलाया गया है और बात ये सामने आई है जी कि इमरान खान समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया है। जो मैंने आपको आगाज़ में कहा जी कि NRO मांगा गया है, इसी तरह से इमरान खान से मुलाकात कराने का मुतालबा किया गया है। उस मुतालबे को हुकूमत ने मंजूर किया है और कहा है जी कि ठीक है, हम इस हवाले से जो है वो पेशरफ्त जो है वो होगी। लेकिन इमरान खान समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा मुज़ाकराती अमल में ये मामला जहाँ पे एक तरह से NRO है, वहीं पे ये बात भी खासी अहमियत की हामिल है कि अदालतों में केसेस चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत किस तरह से इस बात की यकीन दहानी करवा सकती है कि इमरान खान जो हैं वो उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये तो कोर्ट से ये मामला आगे चलना है। गो के 26 नवंबर से पहले जो बातचीत के ऊपर बात हो रही थी कि डायलॉग चल रहा है या बातें हो रही हैं, बहुत सारी अफवाहें या कहानियाँ सामने आईं। जैसे एक बात ये सामने आई जी कि ये मुतालबा भी रखा गया कि इमरान खान को पेशावर के किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, उस मुतालबे को नहीं माना गया। फिर ये भी कहा गया कि बनी गाला में इमरान खान को शिफ्ट किया जाए और उसके घर को ही सब जेल करार दे दिया जाए। इस तरह की भी बहरहाल कहानियाँ चलती रहीं, लेकिन कहीं पे भी इसकी ऑफिशियली जो है वो तस्दीक नहीं हो सकी थी। तो अब एक मरतबा फिर ये कैदियों की रिहाई का मामला है और इमरान खान की भी रिहाई के ऊपर बात हो रही है। और दूसरा जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला है जी कि 9 मई के वाक़यात और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं इसके ऊपर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इसके ऊपर हुकूमत क्या पेशरफ्त करती है ये खासा अहम होगा। अब आते हैं बहुत अहम मामला जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आज़म खान साहब की कोर्ट में था। और ये मामला ये था कि बैरिस्टर गौहर ने, जो कि बकौल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के 8 जजेस के अक्सरियती फ़ैसले जो कि रिज़र्व सीट्स में दिया गया, उसमें तो उन्होंने कहा था जी कि बैरिस्टर गौहर जो है वो अब भी डिफेक्टो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। तो डिफेक्टो चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एक दरख्वास्त दी थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आज़म खान के पास और उस दरख्वास्त में उन्होंने कोई 38 कारकुनों की जो ज़ख्मी कारकुन हैं उनकी फ़हरिस्त भी लगाई, 139 लापता अरकान की फ़हरिस्त भी लगाई। इसके अलावा इस्लामाबाद के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको बाकायदा खतूत भी लिखे गए थे कि आप हमें ज़ख्मियों
कि या अगर कोई अमवात हुई हैं तो उसके डिटेल्स दें, CCTV फुटेजेस हमें फ़राहम करें। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था जी कि हम FIR दर्ज करवाएंगे वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़, SP सिक्योरिटी, वज़ीर इत्तलात अतात आरड़, और फिर इनको फ़रीक भी बनाया गया है। तो पहली समात में कहा यह गया था कि कंप्लेनेंट यानी बैरिस्टर गौहर जो हैं वो नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर ख़ुद ज़ाती हैसियत में पेश हों। आज जब ये केस टेकअप हुआ तो जज आज़म खान ने पूछा कि कंप्लेनेंट किधर हैं, यानी शिकायत करनिंदा बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इस वक्त कहाँ पे हैं। लतीफ़ खोसा कोर्ट रूम में मौजूद थे। उन्होंने कहा जी बैरिस्टर गौहर अभी तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। और फिर इस केस की समाअत जो है वो 15 जनवरी तक जो है वो मुलतवी की गई है। अहम बात यह है कि इस मामले के ऊपर ये तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मामले को लेकर गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। ये अहम केस है, इसको परसू करना चाहिए, इसके ऊपर बाकायदा बैरिस्टर गौहर को पेश होना चाहिए था। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ जिसमें इस तरह की गैर संजीदगी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिखाई गई हो। कुछ मिसालें भी बयान की जा सकती हैं, जैसे इलेक्शन एक्ट में सेकंड अमेंडमेंट हुई थी जिसमें रिज़र्व सीट्स के हवाले से जो है वो कुछ कानून में तब्दीलियाँ की गई थी, वो जिसके ऊपर बाद में कहा गया जी कि आप माजी से इसका इतलाक़ नहीं कर सकते। इस कानून को सदर की मंजूरी से के पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और फिर जब वो केस समाअत के लिए टेकअप हुआ तो उसके बाद PTI ने उस दरख्वास्त को भी वापस ले लिया और कह दिया जी कि हम नई दरख्वास्त जो है वो दायर करेंगे। वो नई दरख्वास्त खैर से आज तक दायर नहीं हुई। शायद उन्होंने यही सोचा होगा कि उस पर जो सेकंड क्लैरिफिकेशन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या 8 जजेस की जानिब से दी गई थी, उस पर बग़ैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ही और बग़ैर कोई अदालती ऑर्डर लिए ही 8 जजेस ने तो ये कह दिया है जी कि उस किसी कानून के ज़रिए से उसका माजी से इतलाक़ करके अदालती फ़ैसले को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। दूसरी मिसाल ये भी बयान की जा सकती है कि मिलिट्री कोर्ट्स के केस में भी जो लेटेस्ट जो आखिरी हेयरिंग हुई थी उससे पहले भी एक हेयरिंग में ये कहा जाता रहा है कुछ हेयरिंग्स में कि जी फ़ौजी अदालतों को आप फ़ैसले सुनाने दें, और फिर यहाँ पे भी लास्ट हेयरिंग में भी ये कहा गया जी कि आप फ़ैसले सुनाने दें और ताकि वो लोग जो है वो ऑर्डनरी जेलों में मुंतकिल हो जाएं। तो वो फ़ैसले सुना दिए गए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है जी कि हम इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ये फ़ैसला जो है वो दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अभी ये मामला तय होना बाकी था कि क्या सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन उससे पहले ही वकला की जानिब से इस तरह के इस्तदा करना या इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स करना, उससे बहरहाल ये मामला डैमेज तो हुआ है। लेकिन अभी फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अभी पेंडिंग है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस सवाल के ऊपर फ़ैसला देना है कि क्या सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये वो चंद कुछ वाक़यात हैं गैर संजीदगी के, जिससे हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मामले के ऊपर महज पॉलिटिक्स ही करना चाह रही है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। जाते जाते एक और वाक़या भी जहन में आ गया, वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ कि 124 दिन का धरना दिया गया था 2014 में और कहा गया था जी कि इलेक्शन रिग्ड हुआ है, धांधली हुई है। तो जब जुडिशल कमीशन बना तो जुडिशल कमीशन में पूछा गया जी अच्छा जी सबूत लेके आएँ। तो सबूत के तौर के ऊपर वो जनाब अखबारी ख़बरें और कहा जाए कि हमारे पास तो ये एविडेंस है। तो पॉलिटिक्स बहरहाल भरपूर की गई और जब शवाहिद मांगने की बारी आई तो अखबारी तराशों के अलावा PTI से कुछ भी नहीं निकला था। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।